Hello everyone. In this video, I'm gonna revise quickly all the topics of our AMRS, KVS and NVS syllabus, and we are starting it from the first part of our syllabus. And the first part is कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम आते हैं, फिर उसके अपने हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं, फिर हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम बात करें तो हमारा सीपीयू आता है, एंड सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स जैसे एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स आते हैं। इन सब के बाद मेमोरी आती है। मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और मेमोरी के बाद हमारे आते हैं memory key units like bit, byte, kilobytes and all other units are also here. एंड इसके बाद हमारी एक मेमोरी हायरार्की आती है। तो ये सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये इट्स ए क्विक रिवीजन क्लास। तो सॉरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम की जाती है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करे, इनपुट को एक्सेप्ट करे और उसको प्रोसेस करे एंड देन प्रोवाइड द रिजल्ट, देन जनरेट द रिजल्ट। तो ये एक आईपीओ प्रोसेस पे काम कर रही है, मानी इनपुट हमारा ले रही है, इनपुट लेने के बाद हमें क्या कर रही है, उसके ऊपर प्रोसेस करा रही है, इनपुट देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इट्स ए आईपीओ प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that take the input then process it and then give the output. कंप्यूटर along with the additional hardware and software together, कंप्यूटर को along with and हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, एक मेमोरी होते हैं, ये इसके कंपोनेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। जब कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आ जाते हैं, तो पहले हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू के बाद हमारी जितनी भी मेमोरी है वो आ जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के बाद हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमारी जितनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे इसमें हमारी पेन ड्राइव आ गई, हार्ड ड्राइव आ गई, एसएसडी आ गई, ये सब आ जाती है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के, ये सारे कंपोनेंट ये एक सिंगल यूनिट में फंक्शन करके और हमें डिजायर्ड जो आउटपुट है वो देते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कैन मीन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। हमारे पर्सनल डेस्कटॉप के फॉर्म में भी आते हैं सिस्टम्स, लैपटॉप आ गए, टैबलेट्स आ गए, और जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह हैं इनके फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डायग्राम हम क्या बनाएंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वही हम सेम डायग्राम बनाएंगे। जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं ये इधर बना देंगे, हमारी जो मेमोरी से कनेक्टेड होती हैं। सेकेंडरी डिवाइसेस हमारी मेमोरी से कनेक्टेड होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको कंट्रोल करती है। जो इनपुट मिलता है, इनपुट हमें कहाँ से मिलता है, इनपुट हमें बाहर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है। जब डेटा पे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करती है। दिस इज द कंप्लीट सीपीयू। सीपीयू के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। एएलयू क्या करता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल यूनिट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प करती है, और मेमोरी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले डेटा को मेमोरी में लाते हैं, उसी के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारा का सारा काम है। इनपुट डिवाइसेस डेटा आता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट डिवाइसेस हमें डिजायर्ड रिजल्ट को शो करने के लिए यूज करी जाती है। ये हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट थे। नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जो सारा का सारा डेटा प्रोसेस करता है वो हमारा सीपीयू ही करता है। ठीक है, सीपीयू तीन पार्ट्स में बना होता है। सीपीयू के कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और हमारा क्या होता है,
रजिस्टर्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे सीपीयू के। तो इसको देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल देते हैं इसको। ये माइक्रो चिप्स का बना होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स। फिजिकली ये क्या बोला है, फिजिकली सीपीयू हैज प्लेस्ड ऑन द माइक्रो चिप से प्लेस्ड होता है, यानी कि आईसीज जो इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए उसके ऊपर प्लेस होता है। एंड जो आईसीज होती हैं वो सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। आईसी किसकी बनी होती है हमारी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। इंस्ट्रक्शन और जो डेटा होता है वो थ्रू द प्रोग्राम्स हम सीपीयू को देते हैं एज ए इनपुट, और ये फैच करता है प्रोग्राम और डेटा को कहाँ से, मेमोरी से। क्योंकि कोई भी चीज एग्जीक्यूट करके लेके आनी है तो पहले मेमोरी में आती है, तो सीपीयू उससे फैच करता है, उसके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर हमें वो जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका रिजल्ट वापस से मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर करता है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के थ्रू आ रही है उनको फेच करेगा, उनके ऊपर अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड देन रिजल्ट को रिवर्ट बैक करेगा कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर कर देगा। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं सीपीयू को, जब प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो सीपीयू स्टोर करता है डेटा को एज वेल इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे, लोकल मेमोरी में। लोकल मेमोरी क्या है सीपीयू की, हम सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं लोकल मेमोरी में। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है सीपीयू, स्टोर कर रहा है। रजिस्टर्स पार्ट होते हैं सीपीयू चिप का, लिमिटेड साइज होता है और लिमिटेड ही नंबर में होते हैं। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इंस्ट्रक्शन कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, लाइक प्रोग्राम काउंटर हो गया, क्यूमुलेटर हो गया। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं R1 R2, जो सिंपल डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। other than the register, the CPU has two main component, दो अलग अलग कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं हमारे, एएलयू की, एएलयू हो गया, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितने भी अर्थमेटिक जैसे प्लस माइनस लॉजिक ऑपरेशन एंड और नोट, ये सारे परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रोग्राम करते हैं। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को यूज करता है। नीड्स टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ये सब। कंट्रोल कंट्रोल यूनिट क्या बोलती है कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करेंगे ना, तो पहले हम इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन करेंगे एंड देन गाइड करेंगे कैसे फ्लो हो रहा है उसको। ठीक है, तो ये जो गाइड कर रहे हैं ना इंस्ट्रक्शन के फ्लो को, ये कंट्रोल यूनिट कर रही है। एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे, कि पहले अरिथमेटिक के पास जाएगा, देन इनपुट के पास जाएगा, आउटपुट। ये जो फ्लो हो रहा है ना कि इनपुट से एएलयू, एएलयू से आउटपुट डिवाइसेस तक, तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो, इसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है ये। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, पॉपुलरली नोन एज सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। इनपुट डिवाइसेस की बात करें ना हम, डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं ना, उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनपुट डेटा एक डिजिटल फॉर्म में जाता है। हमारी जो डिवाइसेस हैं वो कन्वर्ट करती हैं डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म, जो एक्सेप्टेबल होता है किसको, कंप्यूटर को। ये कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है एंड टच स्क्रीन होते हैं। जो भी वी कैन नाउ एंटर द डेटा थ्रू द वॉइस से, आजकल वॉइस से भी हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं। जैसे गूगल वॉइस सर्च आने लगा, हमारा वेब आ गया जहाँ पे डेटा को हम एक स्ट्रिंग के थ्रू या वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं। डेटा जो भी एंटर्ड होता है ना इनपुट डिवाइसेस के लिए, वो मेन मेमोरी में टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर्ड होता है। मेन मेमोरी जिसको रैम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। परमानेंट अगर डेटा फ्यूचर यूज के लिए हमें स्टोर करना है तो एडिशनल स्टोरेज हमें जरूरत पड़ेगी, जो हम सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं। जो आउटपुट डिवाइसेस जो होती है हमारी, वो डेटा को रिसीव करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। फिजिकल प्रोडक्शन जो भी जो रिजल्ट होता है वो फिजिकल प्रोडक्शन के रूप में आउटपुट डिवाइसेस हमें शो कर सकती हैं, लाइक मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रिंटर। यही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमें आउटपुट जनरेट होके मिलता है इन डिवाइसेस पे।
नेक्स्ट है हमारा कि जो प्रिंटर होता है वो एक मोस्ट कॉमनली नॉन एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है। प्रिंटर्स के एग्जांपल हैं इंकजेट हो गया, लेजर प्रिंट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया। नाउ डेज देर आर न्यू टाइप ऑफ 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं जो फिजिकल रिप्लिका ऑफ 3D डिजाइन्स बना रहे हैं। इनका यूजेस मोस्टली मेडिकल फील्ड में हो रहा है जो 3D प्रिंटर्स हैं इनका, और पर्टिकुलरली डेवलपिंग द बॉडी ऑर्गन्स में इनका यूज हो रहा है 3D डिजाइन बनाने में। इसके बाद हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे कंप्यूटर्स का। तो सबसे पहले 500 बीसी में हमारे पास क्या आए थे, अबाकस आए थे। अबाकस क्या था, एक अबाकस में मतलब हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, एक मैकेनिकल डिवाइस थी। ये छोटी छोटी सिंपल कैलकुलेशन के लिए अबाकस यूज किया जाता 500 बीसी में। इसके बाद हमारे पास 1642 में जो आया हमारे पास कंप्यूटर इवोल्व होके, वो था पास्कलाइन। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये पास्कल कैलकुलेटर, जो एडिशन परफॉर्म करने लगा था और सब्सट्रैक्शन, ये दो नंबर पे काम करने लगा था, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारे 1834 में हमारा एनालिटिकल इंजन आया जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। ये एक ऐसी मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी जो इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज भी करने लगी थी। ये पहला स्टोर्ड कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन था, जो कंसीडर कर रहा था, ट्रांसफॉर्म करता ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो भी डिस्प्ले भी कर रहा था ये रिजल्ट को। इसके बाद हमारी टेबुलेटिंग आई, जो हरमन होल्ड्रिथ ने टेबुलेटिंग मशीन जो इन्वेंट करी थी वो 1890 में। ये समराइज कर रही थी जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे थे पंच कार्ड पे, यहाँ पे पंच कार्ड्स का यूज होने लगा था। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, हम जब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे थे, जब टेबुलेटिंग डिवाइसेस हमारी आ गई थी। इसके बाद 1937 में हमारी ट्यूरिंग मशीन आई। ट्यूरिंग मशीन का जो कंसेप्ट था वो यही था कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मशीन्स दैट इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग इट, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कैपेबल थी। यहाँ पे भी प्रोग्राम पंच कार्ड पे स्टोर्ड होते थे, एक ऐसी जनरल पर्पस मशीन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज की जाती थी। दैट इज द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट। इसके बाद एडेक एडवेक और इनेक थे, जो वो न्यूमन ने जो हार्डवेयर बनाया था, हमारा आर्किटेक्चर बनाया था, वो एडेक और इनेक का बनाया था। ये स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहे थे 1945 में। 1945 में देन नेक्स्ट है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1970 में आए थे, जो आईसी चिप्स पे वर्क कर रहे थे हमारे। एंड इंटायर जो सर्किट होता था वो बहुत ही स्मॉल एरिया में बनता था आईसीज का, और साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था 1970 में। तो देखो स्टार्टिंग में तो सिर्फ सिंगल कैलकुलेशन से चले थे हम, अबाकस से लेके पास लाइन, फिर दो का होने लगा था, फिर एनालिटिक चार्ल्स बेबेज ने दिया था। यहाँ पे चार्ल्स बेबीज ने बोला था कि इनपुट प्रोसेस और स्टोर करने लगे थे हम। फिर टेबुलेटिंग मशीन आ गई थी, टेबुलेटिंग मशीन में डाटा पंच कार्ड पे थोड़ा बहुत स्टोर होने लगा था, प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़े हम। फिर ट्यूरिंग का कंसेप्ट आ गया कि प्रॉब्लम को, जनरल पर्पस प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने लगे थे, पंच कार्ड अच्छे से यूज होने लगे थे। फिर इडेक एनेक आ गया, इडेक एनेक में हमने क्या करा कि पहला स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट था इडेक और एनेक ने, एक आर्किटेक्चर दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आगे, ट्रांजिस्टर्स जो वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, जो बेल लैब्स में इनको डेवलप किया गया था। और इसके बाद देखो पंच कार्ड के बाद ट्रांजिस्टर्स आए थे, पंच कार्ड थे वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। उसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर, और फिर लास्ट में हम जो आजकल यूज कर रहे हैं अब तक, दैट इज आईसी। जब तो बहुत लार्ज स्केल के आईसीज यूज होने लगे है, वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल। यहाँ पे क्या हो गया कि जो साइज था वो भी कंप्यूटर का बहुत स्मॉल हो गया आईसीज के आने पे, और यहाँ पे जो रिजल्ट था वो काफी लार्ज रिजल्ट हम स्टोर कर पा रहे थे। सिलिकॉन चिप्स की बनी होती थी ये आईसीज, साइज यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था हमारा ड्यू टू द आईसीज। नेक्स्ट है जो इनैक होता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये किस पे बेस्ड था, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड था फर्स्ट।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इनैक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर हमारा क्या है। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में क्या होता है, बार बार क्या हो रहा है? वो न्यूमन आर्किटेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, मेमोरी थी, इनपुट एंड आउटपुट, ये था हमारा वो न्यूमन आर्किटेक्चर। इनपुट देते थे सीपीयू और मेमोरी में प्रोसेस होता था, देन वी गेट द आउटपुट। आईबीएम ने फर्स्ट पर्सनल प्रोग्राम जो पीसी था वो 1981 में, और एप्पल ने करा था 1984 में मशीनटोस, और पीसी किसने करा था 1981 में, जो एज ए होम यूजर इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्दर हम बात करें जो लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटिंग, तो मैन मेड पोर्टेबल डिवाइसेस भी आ गए थे बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट में। स्मार्टफोन और टैबलेट्स वगैरह भी यूज होने लगे थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी आ गए थे। ये जो डिवाइसेस हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्रोसेसर, फास्टर मेमोरी, स्पीड के साथ अलग अलग इनमें एडवांसमेंट आ गई थी, प्रोसेसर अच्छे आने लगे थे, मेमोरी फास्ट आने लगी थी, डेटा की स्पीड, हाई स्पीड से हम डेटा को रिसीव और सेंड कर पा रहे थे, कनेक्टिविटी मैकेनिज्म भी फास्ट हो गया था जैसे जैसे टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात करें तो अब तो जो गैजेट्स आ गए हैं वो बहुत स्मार्टफोन आ गए हैं, बहुत ही स्मार्ट गैजेट्स आ गए हैं, वेयरेबल गैजेट्स भी आने लगे हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गए, लेंसेज हो गए, हेडबैंड हो गए, हेडफोन हो गए। फर्दर जो स्मार्ट अप्लायंस हैं वो बिलोंगिंग टू द पार्ट ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेब के थ्रू और वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम जैसे अलग अलग डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे स्मार्ट होम्स बन गए हैं, लाइट्स वगैरह जो हैं उनको सेंसर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब एक एप्लीकेशन के थ्रू, वेब के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज द आईओटी। बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलता है कि हम मशीन्स को कैपेबल बना सके लाइक द ह्यूमंस, दैट दे कैन थिंक, they can make decisions and solve the problems like this। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से काफी एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजी में। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी क्या बोलते हैं, नीड्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर द डेटा इन इंस्ट्रक्शन और फॉर प्रोसेसिंग। डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। मेमोरी, जब भी हम बात करते हैं तो मेमोरी की बात आती है, ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी होती है। दो टाइप की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। और एक मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक टाइप हो गया इसका, और जो दूसरा टाइप हो गया इसका वो क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं हम। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डेटा इंस्ट्रक्शंस को और रिजल्ट को परमानेंट और फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेमोरी की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। मेमोरी की यूनिट की बात करें तो फर्स्ट हमारी जो बाइनरी की फॉर्म, बाइनरी बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। बाइनरी नंबर होते हैं हमारे 0 1, बाइनरी डिजिट्स होते हैं हमारे 0 और 1 के फॉर्म में। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी को बिट्स बोलते हैं। बिट्स को ग्रुप टुगेदर करके हम वर्ड्स बनाते हैं। 4 बिट वर्ड्स होता है उसको हम नीबल बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, मेमोरी की यूनिट्स हैं। जैसे चार चार नीबल्स, अगर हमने दो चार नीबल को कंबाइन कर दिया तो वो 8 बिट का वर्ड बन गया, और 8 बिट के वर्ड को हम 1 बाइट बोलेंगे, ए बाइट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। स्टैंडर्ड यूनिट बाइट्स ग्रुप टुगेदर, जैसे बाइट्स को जैसे ग्रुप टुगेदर करते हैं तो एक बिगर चंक ऑफ मेमोरी यूनिट भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे बाइट्स को ग्रुप टुगेदर करके। तो जैसे हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं, किलो बाइट हो गया, ठीक है, मेगाबाइट आ गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट। तो किलो बाइट क्या होता है, किलो बाइट इज 1024 बाइट्स, ठीक है। मेगाबाइट इज 1024 किलो बाइट, गीगाबाइट इज 1024 मेगाबाइट, टेराबाइट इज 1024 गीगाबाइट। पेटा, पेटा क्या होगा, 1024 टेराबाइट। एक्सा 1024 पेटाबाइट। जेटा 1024 एक्साबाइट। एंड योटा 1024
जेटाबाइट। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये तो हमें पता है, किलो के बाद मेगा आता है, गीगा आता है, टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है। टेराबाइट तक तो हमें याद हो जाता है। इसके बाद इसको पीजी से याद करो, पीईजीवाई, पीईजीवाई, पीजी, पिज्जा, पीजी, पिज्जा, पीजी याद कर लो। पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा, ये वाले हमारी मेमोरी यूनिट्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी की हम बात करें, कंप्यूटर के पास दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लोड करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी में। प्रोसेस करने से पहले हम प्रोग्राम्स को प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं। सीपीयू इससे इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, और जो प्राइमरी मेमोरी परफॉर्म करती है रीड और राइट ऑपरेशंस। इट इज ऑफ टू टाइप, एक होती है रैंडम एक्सेस और एक होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो वोलेटाइल्स होती है। जैसे ही पावर सप्लाई कंप्यूटर्स में रहती है तब तक इसका डेटा शो होता है, बट एज सून एज जब पावर टर्न ऑफ हो जाती है इसका जो कंटेंट होता है वो वाइप आउट हो जाता है। ये डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है, जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, the required program or data is stored in the RAM for processing। जब भी कोई हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो लोड करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए हमें रैम में। तो रैम यूजुअली रेफर्ड एज द मेन मेमोरी। ये फास्टर होती है किससे? सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज से। ऑन द अदर हैंड जब हम रोम की बात करें तो रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल्स है। इसका मतलब है जो कंटेंट होते हैं ना रोम के, वो आर नॉट लॉस्ट, वो लॉस्ट नहीं होते जब पावर टर्न ऑफ हो जाती है तब भी। ये स्मॉल होती है बट फास्टर होती है, फास्टर होती है बट साइज इसका स्मॉल होता है। परमानेंट स्टोरेज के लिए इसको यूज कर जाते हैं। इसके जो कंटेंट होते हैं वो रेयरली ही चेंज होते हैं, स्टेटिक रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये startup program like bootloader that load the operating system into primary memory। ठीक है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स में यूज करा जाता है रोम। ठीक है, मेमोरी इज स्टोर्ड इन द रोम, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी इज स्टोर्ड इन द रोम। मतलब जब बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो रोम में स्टोर्ड होता है। फिर कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की रोम में स्टोर्ड होता है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर हमारा लोड होके आता है। तो ये एक स्टेटिक है, ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। तो इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? रोम में स्टोर करते हैं। रोम के बाद हमारे आते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये रैम मेमोरी से फास्टर होती है और सेकेंडरी मेमोरी से भी फास्टर होती है, बट नॉट एज फास्ट एज द प्रोसेसर, पर प्रोसेसर से फास्टर नहीं होती है। सो जो सो बिकॉज ऑफ रैम इज सीपीयू में हैव स्लो डाउन। एक रैम की वजह से सीपीयू स्लो डाउन हो सकता है, रैम ज्यादा लेने की वजह से। तो हमें अपने ऑपरेशन को स्पीड अप कराने के लिए हाई स्पीड मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जो प्लेस होती है किसके बीच में? सीपीयू और मेमोरी के बीच में रख देते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बीच में। इसको हम कैश बोलते हैं। ये स्टोर करती है वो कॉपीज ऑफ डेटा जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है। बार बार प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा हम लेके आ रहे हैं, जो मेमोरी लोकेशन हम लेके आ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में, वो डेटा हम कैश के पास रखते हैं। ये रिड्यूस कर देता है एवरेज टाइम एक्सेस को। जब हम मेन मेमोरी में डेटा सर्च करने जाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा। ये मेन मेमोरी से पहले स्टोर होती है कैश मेमोरी, तो ये एवरेज टाइम एक्सेस को स्टोर कर देता है, क्योंकि ये रैम सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के बीच में हमारी यहाँ पे रैम होती है। तो हम जब सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो रैम से ही कैश से ही ले लेगा ना, रैम के पास नहीं जाएगा, प्राइमरी के पास नहीं जाएगा। बीच में हमारी कैश होती है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है। जब भी सीपीयू को डेटा चाहिएगा तो वो ज्यादा एक्सेस टाइम लगाएगा अगर मेन मेमोरी में जाएगा तो। इससे पहले हमारे पास कैश अवेलेबल है और कैश में वो सारे पेजेस रखे हैं जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहे हैं, तो वो कैश मेमोरी से ले लेगा। ठीक है, इससे हमारा जो टाइम है एक्सेस टाइम है वो लेस हो जाता है।
When the CPU needs some data, it first examine the कैसे, वो पहले कैसे को चेक करता है. In case requirement is met, अगर requirement met हो जाती है कैश मेमोरी में, ये कैश से रीड कर लेता है, अदरवाइज वो प्राइमरी मेमोरी में चेक करने जाता है. अगर डेटा हमारे कैश के पास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है. इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होता है, वो वोलेटाइल होती है. जैसे रैम वोलेटाइल होती है, लिमिटेड स्टोरेज थी, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बोला गया है कि प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड थी और वहां पे वोलेटाइल थी, डाटा इरेज हो जाता था, रीड ओनली थी. यहाँ और कंप्यूटर सिस्टम को एक एक्सिलरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी इसकी वजह से, कि ताकि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सके इंस्ट्रक्शन को फ्यूचर यूज के लिए. सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, बट ये स्लो होता है इसको एक्सेस करना, चीपर होता है देन द मेन मेमोरी, बट कैन नॉट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू. डायरेक्टली सीपीयू इसको एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को. सीपीयू पहले क्या करता है, सीपीयू कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी नीड्स टू बी फर्स्ट ब्रोट इनटू द मेन मेमोरी. सीपीयू पहले जो सेकेंडरी मेमोरी के जो भी कंटेंट है उनको प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है, देन मेन मेमोरी वो कंटेंट सीपीयू को देती है. तो देखो इस टाइप से होता है, पहले यहाँ पे हमारा सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद हमारी यहाँ पे कैश मेमोरी होगी, कैश के बाद ये हमारी होगी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी के बाद ये होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी. सीपीयू को मान लीजिए कोई डेटा चाहिए, ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले जाएगा किसके पास, कैश मेमोरी के पास. अगर डेटा हमारा कैश में मिल जाता है तो ठीक है, ये किसको लौटा देगा, सीपीयू को चाहिए था ना डेटा, सीपीयू को दे देगा. ठीक है, अगर सीपीयू को डेटा हमारा कैश मेमोरी में नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करने किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा. मेन मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो ठीक है, मेन मेमोरी से डेटा किसको चला जाता है, सीपीयू को जाता है. पहले कैश के पास जाएगा देन सीपीयू के पास. कैश में कौन सा डेटा होता है, कैश में वो डेटा होता है जो बार बार यूज हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का वो डेटा जो बार बार यूज हो रहा है वो कैश में होता है. अगर हमारा डेटा पहले हमने कैश में सर्च करा वहां पे भी नहीं मिला, मेन मेमोरी में सर्च करा वहां पे भी नहीं मिला, और डेटा फिर हमें सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करना पड़ रहा है, तो फिर हम सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डेटा सीपीयू को नहीं देते, सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा पहले उठा के हमें कहाँ लाना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी में. डायरेक्ट सीपीयू उसका डेटा यूज नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी का, पहले इसको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, देन मेन मेमोरी से सीपीयू. कोई भी डेटा है वो एग्जीक्यूट होने के लिए हमेशा पहले मेन मेमोरी में आता है, उसके बिना उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सेकेंडरी मेमोरी में हमारी आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये हमारी किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं. नाउ हाउएवर दीज डेज जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो एसएसडी है, तो बहुत फास्टर डेटा स्पीड्स को सपोर्ट करती है कंपेयर टू द अर्लियर हार्ड डिस्क ड्राइव. जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है कंप्यूटर्स के बीच में वो बहुत ही इजी हो गया, सिंपल हो गया, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव की वजह से बहुत इजीली हम डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डी रैम. डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम. डी रैम किसको बोलते हैं, डायनेमिक रैम को बोलते हैं. डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी जो स्टोर करती है इस बिट ऑफ कैपेसिटर एंड रिक्वायर ए पीरियोडिक रिफ्रेश. ये क्या करते हैं, बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है. ये सारे का सारे डेटा कैपेसिटर पे स्टोर करते हैं. डायनेमिक जो मेमोरी होती हैं वो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो रोज और कॉलम्स में अरेंज होती हैं. ईच सेल, हर सेल के पास एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है. मेमोरी सेल में अरेंज होती है डायनेमिक, रो और कॉलम की फॉर्म में होती है, हर सेल के पास एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है. इसको बार बार पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक रैम. एक्सेसिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे रो एड्रेस स्टॉप होता है आरएएस, एंड कॉलम एड्रेस स्टॉप होता है जो एक्सेस करते हैं यूज. कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग द रो एड्रेस स्टॉप एंड कॉलम एड्रेस स्टॉप. एडवांस जो डीरैम टाइप है वो है सिंक्रोनस डीरैम, मतलब ये सिस्टम क्लॉक के साथ, मतलब सेम टाइप, ये टाइम दिखाएगी, सिंक्रोनस टाइम के ऊपर बात करेगी, सिस्टम क्लॉक के साथ वर्क करता है एस डी रैम. एंड फास्टर होता है जो ट्रेडिशनल जो डायनेमिक रैम थे उससे
सिंक्रोनस रैम। दूसरा है डबल्ड डेटा रेट का DDR SDRAM, डबल डेटा रैम। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है दोनों एजिस से, बोथ बोथ क्लॉक एजिस से हम डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं इसमें। ये हैं DDR, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5। ये डबल डेटा रैम है हमारी, डबल डेटा रेट वाले हैं। यहाँ पे नए वर्जन है, हायर बैंडविड्थ होता है इसका। बैंडविड्थ मतलब कितना डेटा हम पर यूनिट ऑफ टाइम ट्रांसफर करवा पा रहे हैं। लो पावर कंजप्शन, पावर भी इनकी बहुत कम लगती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हायरार्की पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिरामिड है ना, ये बहुत एज इट इज बना के आना है मेमोरी हायरार्की का। सबसे पहले CPU रजिस्टर होते हैं जो कि बहुत फास्ट होते हैं, उसके बाद हमारी कैश मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी आती है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी है मैग्नेटिक डिस्क, देन ऑप्टिकल डिस्क एंड देन टेप ड्राइव्स आते हैं। ये पिरामिड है, जहाँ पे जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो हाई स्पीड, लो कैपेसिटी, कॉस्ट, मेमोरी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड एक्सेस करने की फास्ट हो जाएगी, कैपेसिटी स्टोर करने की लो हो जाएगी, और कॉस्ट इनकी ज्यादा बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम मेमोरी में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे ना तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। पहले रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर मेन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल, फिर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, और लास्ट में आते हैं हमारे मैग्नेटिक टेप। सेकंड हम बात करें कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कंपोनेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम का। हम इसको टच नहीं कर सकते फिजिकली, हम सिर्फ इसको सिर्फ देख सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, ये कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर, कोई भी काम सॉफ्टवेयर अकेला नहीं कर सकता, दोनों को मिलके ही करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इज रिटन इन कंप्यूटेशनल पर्पज के लिए लिखा जाता है, कोई प्रोग्राम वगैरह रन कराने के लिए। The example of software include operating system like Ubuntu और Windows 10। ये OS के एग्जाम्पल है, Ubuntu और Windows 10। वर्ड प्रोसेसिंग टूल की बात करें, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, Ubuntu Windows, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं इनको। वर्ड प्रोसेसिंग टूल लाइक लिब्रा ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी वीडियो प्लेयर में आता है, VLC हो गए, फोटो एडिटर्स हो गए, GIMP एंड लिब्रा ऑफिस स्टोर। एक डॉक्यूमेंट और इमेज इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और ए पेन ड्राइव, तो वो रेफर्ड एज द सॉफ्ट कॉपी जब हम उसको प्रिंट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, जब वो प्रिंट कर लेते हैं तो हार्ड कॉपी, और जब ड्राइव पे हो, पेन ड्राइव में हो, हार्ड डिस्क में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत से पर्पस होते हैं। टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल, और ऑपरेशन बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। ए सॉफ्टवेयर known as to make different hardware computer of a computer work and communicate each other as well as with the end user। मतलब अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके साथ एंड यूजर कम्युनिकेट कर सकता है, अपना काम करा सकता है और वर्क कर सकता है। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर, हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते डायरेक्टली, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक ऐसा इंटरफेस कर सकते हैं, एक इंटरफेस बना देते हैं जिससे जो ह्यूमन यूजर्स हैं वो हार्डवेयर से कनेक्ट कर पाए। तो सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग टाइप के हार्डवेयर अलग अलग तरह से फंक्शंस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अलग अलग तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है ऑपरेट करने के लिए, indirectly interacting directly with its constituent hardware। मतलब ये क्या करता है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद इट कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर, इस टर्म दैट ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डायरेक्ट उससे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। पहले क्या सबसे नीचे आता है हमारा हार्डवेयर,
हार्डवेयर के बाद हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद इट्स कंस्टिट्यूट हार्डवेयर, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हाउ टू ऑपरेट एंड यूज अ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कम, इसका काम होता है ये जानता है कि कैसे अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क करते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर्स एंड सम अदर सॉफ्टवेयर, ये कुछ एंड यूजर्स को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स, तीन टाइप के आते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं एंटीवायरस वगैरह, और डिवाइस ड्राइवर ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे आ गए हैं जो अलग अलग, कोई विंडोज पे सपोर्ट कर रहा है, कोई एंड्रॉयड पे कर रहा है, कोई मैक पे कर रहा है। मतलब यहाँ इसका बेसिक ऑपरेट द कंप्यूटर, मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो विद विच अदर सॉफ्टवेयर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। ये मैनेज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, और एक्सेस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी देना सिस्टम को, ये सारे काम होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोवाइड द एक्सेस एंड सिक्योरिटी देना यूजर ऑफ द सिस्टम को, ठीक है। पॉपुलर है हमारे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मसिंटोस, फिडोरा, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, etc। सिस्टम यूटिलिटीज की बात करें तो ये क्या करती है, मेंटेन और मैनेज करके रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, मेंटेन करके रखना और मैनेज करके रखना सॉफ्टवेयर को। Utility software is used to maintain, manage a computer system. Some utility already installed होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी होगी, सिस्टम रिस्टोर एंड हेल्प हो गए। बेसिक सिस्टम मेंटेनेंस की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कंप्यूटर सिस्टम पे। देयर आर ऑल्सो द यूटिलिटी जो इंक्लूड नहीं होती और जिनकी हमें जरूरत होती है ताकि हमारे कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, वो है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल्स एंड डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी अलग यूटिलिटीज हैं जो हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, ये सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर को टू कंट्रोल कर पाना, स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट आर डिवाइस ड्राइवर। किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस है उसको अगर हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो हम हार्डवेयर डिवाइस का, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। ये इंटरफेस होता है किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एंड हार्डवेयर के बीच में। जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो इंटरफेस किस किस के बीच में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एंड हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो कैन नॉट डायरेक्टली मैनेज ऑल द डिवाइसेस, इसलिए वो डिवाइस ड्राइवर रखता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है, हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है जो इसके ऑपरेशन को मैनेज करता है, और जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो सारे के सारी चीजों को डिटेल करता है, हार्डवेयर की डिटेल्स जो है उनको हाइड करता है, और सिंपली कम्युनिकेट करता है ओएस से। ये ट्रांसलेटर का काम करता है बिटवीन द ओएस एंड द डिवाइसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिंटर, कीबोर्ड एंड दूसरे ड्राइव, कीबोर्ड का ड्राइवर है, प्रिंटर का ड्राइवर है, ग्राफिक का ड्राइवर है, तो ये सारे ड्राइवर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि एंटीवायरस हो गए, ठीक है, प्रिंटर का, कीबोर्ड का, जो हार्डवेयर से ऊपर, सॉरी, एंटीवायरस नहीं आते डिवाइस ड्राइवर में, जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड, इनपुट का, कीबोर्ड का अलग से होगा, प्रिंटर का ड्राइवर अलग से होगा, माउस का अलग होगा, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस से रिलेटेड, पहले डिवाइस ड्राइवर आएंगे, इनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर के बीच में होता है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं, जिसमें एंटीवायरस आ गए या कुछ अलग अलग टाइप के जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में लगे हुए आते हैं, कुछ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो आ जाते हैं इसमें। इसके बाद हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आते हैं, देन यूजर इंटरफेस एंड देन यूजर्स। तो ये हमारे तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल सारे हमारे आते हैं
फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गए, प्रिपरेटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर आ गए, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके बाद यूजर इंटरफेस एंड देन हमारा यूजर होता है। और हमारे सबसे नीचे क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है। सबसे नीचे हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। इस टाइप से हम कैटेगराइजेशन करते हैं। प्रोग्रामिंग टूल की बात करें तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। ह्यूमंस करता है, जो भी प्रोग्राम राइट करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में करता है। ट्रांसलेटर्स टूल्स जो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को, इसलिए हम ट्रांसलेटर्स टूल्स यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है लो लेवल लैंग्वेज। ये डिफिकल्ट करना, राइट करना डिफिकल्ट होता है, डिबग करना डिफिकल्ट होता है। असेंबली लैंग्वेज होती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, स्टिल मशीन डिपेंडेंट होती है असेंबली। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी अब तक मशीन डिपेंडेंट थी, हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट आ गई, इजीली रीड राइट कर सकते हैं इनको, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ट्रांसलेटर यूज करते हैं ताकि हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए हाई लेवल लैंग्वेज को। एग्जाम्पल इसका आ गया C++, जावा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में हमारे आगे जो सोर्स कोड को मशीन ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द ट्रांसलेटर्स। जो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर की बात करें, असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन डिपेंडेंट होता है। कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही गो में और एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, ये बहुत फास्टर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस करता है। इंटरप्रेटर बोलता है हम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं और एरर को चेक कर रहे हैं हर लाइन में। ये स्लो होता है बट यहाँ पे डिबगिंग करना इजी होता है, एरर फाइंड आउट करना आसान होता है, डिबगिंग करना, एरर फाइंड आउट करना नीडेड एवरी टाइम और प्रोग्राम रन करता है। जब हम इसकी नीड कब होती है, जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, एवरी टाइम हमें इंटरप्रेटर की नीड होती है। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल में आता है हमारा एडिटर, जहाँ पे हम राइट और सेव करते हैं कोड को। फिर हमारा आईडीएलई आता है पाइथन के लिए, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कोड को एडिट करना, कंपाइल करना, डिबग करना, ये सारे काम करते हैं। ये राइटिंग, कंपाइलिंग और डिबगिंग प्रोग्राम्स में यूज होता है। आइडियली नेटबिन, इक्लिप्स, एटम्स इसके एग्जांपल हैं। ये इसके एग्जांपल हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, आइडियली, नेटबिन्स, इक्लिप्स एंड एटम्स। डिबगर क्या करता है, फिक्स और फाइंड और फिक्स करता है एरर्स को प्रोग्राम में रन को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क यूजर्स के लिए। वर्क ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एसेंशियल नहीं होता ये किसी रनिंग ए कंप्यूटर नीडेड फॉर द यूजर टास्क, मतलब नॉट एसेंशियल फॉर रनिंग ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को रन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, पर यूजर को अपने काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले आता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, होते हैं जो कॉमनली बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे लिब्रा ऑफिस का कैल्सी है, सेपरेट शिफ्ट है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। फोटोशॉप है, वेब ब्राउजर है, ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज हो रहे हैं, यूजर कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज करके स्पेशली बनवाता है। डिजाइन पर स्पेशल नीड्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लिया किसी भी स्कूल ने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया या वेबसाइट बनवा ली किसी भी स्कूल ने अपनी पर्टिकुलर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता, बट इट कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बात ध्यान रख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारे के सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जैसे कंट्रोल यूनिट, सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गई, हमारी डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई। ये एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइनेक्स, एंड्रॉइड एंड द मैक, ये इसके एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस की बात करें तो प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना एंड सीपीयू टाइम को अलोकेट करना एंड मैनेज करना मल्टीपल प्रोग्राम्स को, ये इसका काम होता है। ओएस क्या करता है, रन करना प्रोग्राम को, मेमोरी में लोड करना, सीपीयू टाइम उसको दे देना, अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनकी मेमोरी में लेके आना, उनकी मेमोरी मैनेजमेंट करना, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना और अलाउ करना
यूजर्स को कि वो इंटरेक्ट कर पाए विद द कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस, दो टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं। एक कमांड लाइन होता है जिसमें हम कमांड का यूज करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, एंड रिक्वायर्ड रिमेम्बरिंग कमांड्स होते हैं, बहुत लेस यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि यहाँ पे हमें कमांड को याद रखना पड़ता है। एमएस डोस और यूनिक्स हैं जो कि पहले कमांड लाइन इंटरफेस थे। इसके बाद हमारे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आइकन, मेन्यू और विंडोज आ गई हैं। बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली है ये। यहाँ पे माउस और कीबोर्ड का हम यूज कर रहे हैं। एग्जांपल है इसके, विंडोज है, उबुंटू है, मैक ओएस है। टच बेस्ड इंटरफेस है, टच स्क्रीन्स हैं। टैप टू दो बार टैप टू करेंगे, दो बार टैप करेंगे या स्वाइप करेंगे तो वहां पे टच बेस्ड इंटरफेस पे हम इजिली काम कर पा रहे हैं। ये कॉमन मोबाइल्स और टैबलेट्स में यूज हो रहे हैं। एग्जांपल एंड्रॉइड एंड आईओएस आर द एग्जांपल ऑफ टच बेस्ड। वॉइस बेस्ड इंटरफेस आ गए हैं जहाँ पे हम वॉइस के थ्रू कमांड्स देते हैं। हैंड फ्री होते हैं, हेल्प फॉर द हैंड्स फ्री यूजेस के लिए यूज होते हैं। सिरी हो गए, गूगल असिस्टेंट हो गए, कोर्टोना हो गए, ये एग्जांपल है वॉइस बेस्ड के। गेस्चर बेस्ड लाइक मतलब हम जब शेकिंग हो गए, टिल्टिंग हो गए, गेमिंग, स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं इसमें, यूज इन गेमिंग की। ठीक है, आजकल ऐसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह आ गए जिसमें गेस्चर बेस्ड इंटरफेस यूज हो रहे हैं कि हमने कितने स्टेप्स वगैरह लिए। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर काम करता है, एक प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। ये सारे के सारी जो प्रोग्राम और प्रोसेस है उनको मैनेज करता है। प्रोग्राम जब हमारा मेन मेमोरी में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको सीपीयू एलोकेट करना और मल्टीटास्किंग हैंडल करने का काम हमारा क्या होता है, हैंडल मल्टीटास्किंग मीन्स प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, भी ओएस करता है अलोकेट करना प्रोसेसेस को मेमोरी, और मेमोरी को फ्री करवाना प्रोसेसेस को आफ्टर एग्जीक्यूशन। एफिशिएंटली यूज करना है हमने रैम का, इसलिए ध्यान रखा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेस को ध्यान रखता है कितनी मेमोरी यूज हुई है। फाइल मैनेजमेंट बोलता है कि मैनेज फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है। उसके लिए हम फाइल्स को क्रिएट, डिलीट, अपडेट, प्रोटेक्ट कर पाते हैं और कंट्रोल यूजर एक्सेस कर पाते हैं। फाइल मैनेजमेंट में अलग अलग फाइल एलोकेशन स्कीम्स रहती हैं, उनका यूज करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हार्डवेयर डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ईटीसी को, और हम डिवाइस ड्राइवर का यूज कर रहे हैं। प्रॉपर वर्किंग ऑफ डिवाइसेस की बात कर रहा है कि सारी की सारी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हो, प्रॉपरली काम तो कर रही हैं कि उनका एफिशिएंट यूज हो पा रहा है क्या ड्यूरिंग अवर प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन, इट्स द कंप्लीट पार्ट वन ऑफ आवर सिलेबस। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।